हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब के चैनल मैनेजमेंट विद डीपी सिंह में आप सभी का स्वागत है। बिजनेस लॉज में वाइड एग्रीमेंट या कह दें एग्रीमेंट डिक्लेयर वाइड, इस पर आज चर्चा करते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। व्यर्थ ठहराव वह ठहराव है जिसे कानून द्वारा परिवर्तनीय नहीं कराया जा सकता। अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन जी के अनुसार ऐसे ठहराव पक्षकारों के मध्य किसी भी प्रकार का वैधानिक दायित्व उत्पन्न नहीं करते हैं और एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को अपने वचन पालन करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। वैध अनुबंध के लिए ठहराव की आवश्यक शर्त है, ठहराव उनमें नहीं होना चाहिए जिन्हें विधान द्वारा स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित कर दिया गया है अंडर सेक्शन 10 के अनुसार। अर्थात लीगल जो कॉन्ट्रैक्ट है वो उन व्यक्तियों के बीच में होगा जो वास्तव में ठहराव विधान द्वारा व्यर्थ घोषित ना किए गए हों, अर्थात जिन्हें विधान द्वारा ठहरावों को व्यर्थ घोषित कर दिया वो अनुबंध का निर्माण या एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट का निर्माण नहीं कर सकते। तो वो कौन कौन से हैं? देखिए, अयोग्य पक्षकारों द्वारा किए गए ठहराव कि जो पक्षकार प्रारंभ से ही अयोग्य है अंडर सेक्शन 11। इसी प्रकार तथ्य से संबंधित गलती वाले ठहराव अंडर सेक्शन 20, अर्थात जिनमें फैक्ट्स में गलत है। थर्ड इसमें आ जाता है विदेशी राजनियम द्वारा गलती वाले ठहराव 21 अंडर सेक्शन। इसी प्रकार अवैधानिक प्रतिफल या उद्देश्य के ठहराव अंडर सेक्शन 23। इसी प्रकार जो फिफ्थ आता है आंशिक अवैधानिक उद्देश्य और प्रतिफल वाले ठहराव अंडर सेक्शन 24। इसी प्रकार 6 में आता है बिना प्रतिफल वाले ठहराव अंडर सेक्शन 25। विवाह में रुकावट डालने वाले ठहराव अंडर सेक्शन 26। व्यापार में रुकावट डालने वाले ठहराव अंडर सेक्शन 27। वैधानिक कार्यवाही में रुकावट डालने वाले ठहराव अंडर सेक्शन 28। अनिश्चितता अर्थ वाले ठहराव अंडर सेक्शन 29। बाजी के ठहराव अंडर सेक्शन 30। असंभव घटना कोई है उस पर आधारित ठहराव है तो वो व्यर्थ माने जाएंगे या व्यर्थ ठहराव होगा अंडर सेक्शन 32। इसी प्रकार असंभव कार्यों को करने के ठहराव जो पॉसिबल ही नहीं है अंडर सेक्शन 56। तो ये लगभग 13 जो बताए गए हैं ठहराव जिन्हें व्यर्थ घोषित किया गया है, अर्थात जिन्हें एक पक्षकार दूसरे पक्षकार से वचन का पालन नहीं करवा सकता और ये वैध अनुबंध को नहीं उत्पन्न करते, नहीं बना सकते, क्योंकि ये ठहराव व्यर्थ घोषित किए गए हैं। अब इसमें जैसे फर्स्ट आता है एग्रीमेंट मेड बाय द इनकम्पिटेंट पार्टीज, अर्थात अयोग्य पक्षकारों द्वारा किए गए ठहराव में अवयस्क व्यक्ति हो सकता है, अस्वस्थ मस्तिष्क वाला व्यक्ति हो सकता है, या राजनियम द्वारा अनुबंध करने के लिए अयोग्य घोषित व्यक्ति है, इनके द्वारा अयोग्य पक्षकारों द्वारा किया गया ठहराव क्या होगा? व्यर्थ होगा। सेकंड है इसके अंतर्गत एग्रीमेंट बेस्ड ऑन मिस्टेक एज टू फैक्ट की धारा 20 में बताया गया कि जब ठहराव के दोनों पक्षकारों के ठहराव के किसी आवश्यक तथ्य के संबंध में गलती पर होते हैं तो वह ठहराव व्यर्थ हो जाता है। अतः ठहराव संबंधी गलती के आधार पर ठहराव को पूर्णतः व्यर्थ माना गया है। थर्ड है इसमें एग्रीमेंट बेस्ड ऑन मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ। इसमें क्या है कि जब कोई पक्षकार किसी ठहराव करते समय दूसरे देश के राजनियम के संबंध में गलती कर बैठते हैं तो ऐसी स्थिति में उसे विदेशी राजनियम से संबंधित गलती कहा जाता है और ये पूर्णतः ठहराव व्यर्थ होते हैं। फोर्थ इसमें मैंने बताया एग्रीमेंट विद द अनलॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। तो इसमें कैसे कोई राजनियम के द्वारा ही वर्जित किया गया है अथवा ऐसा कोई ठहराव है जिसके अंतर्गत कोई कपट या आपने कहते हैं ऐसा कोई ठहराव है किसी व्यक्ति की संपत्ति को क्षति पहुंचाता है या न्यायालय द्वारा उस ठहराव को अनैतिक समझता है या न्यायालय द्वारा उसे लोकनीति के विरुद्ध मानता है, तो ऐसे ठहराव अवैधानिक प्रतिफल या उद्देश्य के ठहराव माने जाएंगे जो पूर्णतः व्यर्थ होंगे। फिफ्थ अपने देखा था एग्रीमेंट विद द पार्टी अनलॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन कि पार्टली ये क्या है अवैधानिक हो सकता है और कुछ भाग इसका है वैधानिक हो सकता है। यदि कोई ऐसा ठहराव है जिसके कुछ भाग को तो अपने वैधानिक और कुछ भाग अवैधानिक और दोनों को अलग किया जा सकता है, तो अलग भाग को तो अपने उसको कानून द्वारा अनुबंध का रूप ले सकता है और उसे कानून द्वारा लागू करवाया जा सकता है। लेकिन यदि जो अवैध भाग है तो वो निश्चित तौर पर पूर्णतः व्यर्थ ठहराव होगा और यदि वो अलग नहीं किए जा सकते तो पूरी तरह व्यर्थ ठहराव माना जाएगा अंडर सेक्शन 24 के अनुसार। 6 है एग्रीमेंट्स विदाउट कंसिडरेशन के बिना प्रतिफल के जो ठहराव है वो व्यर्थ घोषित किए गए हैं अंडर सेक्शन 25 के अनुसार, अर्थात वो पूर्णतः व्यर्थ है और वो अनुबंध का रूप नहीं ले सकते। 7 है विवाह में रुकावट डालने वाले ठहराव कि ऐसे एग्रीमेंट जो अवयस्क को छोड़कर
कोई वयस्क व्यक्ति है उसके विवाह में रुकावट डालता है तो वह ठहराव पूर्णतः व्यर्थ होता है अंडर सेक्शन 26 के अनुसार। कि वयस्क व्यक्ति जो नागरिक है और उसको विवाह की स्वतंत्रता का अधिकार है, तो ऐसी स्थिति में उसको रोकने का प्रयास किया जाता है तो वह पूरी तरह ठहराव व्यर्थ होता है। इसी प्रकार व्यापार में रुकावट डालने वाले ठहराव अंडर सेक्शन 27 के अनुसार कि देश के संविधान में प्रत्येक नागरिक को, जो व्यक्ति है और जो स्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति है, उसे व्यापार करने का अधिकार दिया गया है। वो अपने कानून के अनुसार जो उसे औपचारिकताएं पूरी करनी है उसको पूरी करते हुए वो किसी भी व्यापार, पेशा या व्यवसाय में अपना कार्य कर सकता है। और इसको रोकने के लिए जो भी ठहराव किया जाता है तो वह पूरी तरह व्यर्थ ठहरावों में आता है। ऐसे ठहराव को व्यर्थ पूरी तरह माना जाएगा और उसको लागू नहीं करवाया जा सकता। इसी प्रकार नेक्स्ट आता है वैधानिक कार्रवाई में रुकावट डालने वाले ठहराव। तो किसी भी ठहराव का उद्देश्य यदि वैधानिक कार्रवाई में रुकावट डालना है तो ऐसे ठहराव व्यर्थ होता है और इसे अंडर सेक्शन 28 के अंतर्गत वर्णित किया गया है। जो किसी के अधिकारों के परिवर्तन पर रोक लगाने संबंधी ठहराव हैं, अर्थात ऐसा कोई ठहराव जिसके द्वारा किसी पक्षकार को साधारण, अपने कहते हैं ट्रिब्यूनल्स में साधारण वैधानिक कार्रवाई करने के लिए या उसके अधिकारों को परिवर्तित करने से रोका जाता है, तो ऐसे ठहराव पूर्णतः व्यर्थ हैं। या वो अवधि को कोई सीमित करते हैं तो ये भी उसके अधिकारों पर अतिक्रमण है, वो ठहराव पूर्णतः व्यर्थ माने जाएंगे। या वो किसी दबाव देकर वो ठहराव को व्यर्थ करने का प्रयास किया जाता है या ऐसा ठहराव किया जाता है जो उससे वैधानिक कार्रवाई बाधित होती है, तो वो पूरी तरह व्यर्थ ठहराव माना जाएगा और ये वैधानिक कार्रवाई में रुकावट करने वाले ठहरावों में सम्मिलित होगा अंडर सेक्शन 28 के अनुसार। नेक्स्ट आता है अंडर सेक्शन 29 अनिश्चित अर्थ वाले ठहराव या कहते हैं एग्रीमेंट ऑफ अनसर्टेन मीनिंग्स। जब ठहराव इस प्रकार का हो कि उसका अर्थ निश्चित ना हो और उसका अर्थ निश्चित नहीं किया जा सकता हो, तो ऐसे ठहराव अनिश्चित अर्थ वाले माने जाते हैं, भ्रामक होते हैं, संदेहप्रद होते हैं, अतः वो व्यर्थ होते हैं अंडर सेक्शन 29 के अनुसार। और इस ठहराव का परिस्थितियों के अनुसार अर्थ निश्चित किया जाता है तो वो वैध माना जाएगा यदि ऐसा करना संभव हो। नेक्स्ट आता है बाजी के ठहराव। बाजी के ठहराव से ऐसे ठहराव से जो किसी अनिश्चित घटना के घटित होने पर निर्भर करता है। ऐसे ठहरावों में पक्षकार यह ठहराव करते हैं कि ऐसी अनिश्चित घटना के निश्चित हो जाने या घटित हो जाने पर एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को निश्चित धनराशि देगा या प्राप्त करेगा। इस प्रकार के ठहराव में किसी भी पक्षकार का हित निश्चित नहीं होता, इसमें एक पक्षकार को लाभ और दूसरे पक्षकार को हानि होती है। तो ऐसे ठहराव जो है वो पूरी तरह व्यर्थ ठहरावों में सम्मिलित किया गया है इस प्रकार के ठहरावों को अंडर सेक्शन 30 के अनुसार। नेक्स्ट आता है एग्रीमेंट कॉन्टीजेंट ऑन एन इम्पॉसिबल इवेंट्स। असंभव भावी घटना पर आधारित ठहराव। यदि कोई ठहराव किसी असंभव घटना के घटित होने पर निर्भर करता है तो वह ठहराव व्यर्थ होगा, चाहे ऐसी घटना की असंभवता की जानकारी ठहराव करते समय ही क्यों ना हो अंडर सेक्शन 36 के अनुसार। उदाहरण के तौर पर कह दें कि ए व्यक्ति बी से ठहराव करता है कि यदि वह सी से शादी कर लेगा तो वह उसे को 500 रुपये देगा, जबकि सी जो है वो ठहराव से पूर्व ही उसकी मृत्यु हो चुकी है। तो ऐसे यह ठहराव किसी असंभव घटना पर आधारित है, इसलिए पूरी तरह व्यर्थ ठहराव माना जाएगा। नेक्स्ट 13 पॉइंट पे आता है असंभव कार्यों को करने के ठहराव या एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट। अनुबंध अधिनियम के अनुसार यदि ऐसा ठहराव व्यर्थ होता है जो किसी कार्य को करने के लिए जो प्रारंभ से ही असंभव है, अगर वो उस पर ठहराव किया जाता है तो पूरी तरह व्यर्थ माना जाएगा। इसका तात्पर्य यह नहीं समझ लेना चाहिए कि विषय में कोई भी कार्य असंभव होने पर ठहराव व्यर्थ नहीं होगा। यदि विषय में कुछ घटनाओं के घटित होने या राजनियम में परिवर्तन होने के कारण कोई ठहराव पूरा नहीं किया जा सकता तो ऐसा ठहराव असंभवता के आधार पर ही व्यर्थ हो जाता है। लेकिन इसके साथ शर्त है कि ये असंभवता भौतिक या वैधानिक कारणों से उत्पन्न हो। यदि किसी आर्थिक तंगी के कारण से या आर्थिक के कारण से, अर्थ के कारण से वो ठहराव पूरा करना असंभव होता है तो वह व्यर्थ नहीं होगा अंडर सेक्शन 56 के अनुसार। तो स्टूडेंट्स, बिजनेस लॉज में एग्रीमेंट डिक्लेयर वाइड, इस पर हमने चर्चा की, इसको समझने का प्रयास किया। धन्यवाद।